Good morning everyone, this is your physics teacher and we are discussing the section of physics of class 9 and the second chapter of physics, that is forces and laws of motions. इसके पहले वाले चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि फोर्स क्या है और आज उसके आगे के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था कि फोर्स क्यों आया, क्या जरूरत पड़ी, और अब उसके आगे की बात करते हैं हम लोग। तो मैंने आपको फोर्सेस बताते समय आपको बताया था कि the external physical quantity or the external physical cause that change or try to change the shape, size or state of an object. Okay? अब आगे जो आप लोगों को पढ़ना है उसके लिए हम लोग जानेंगे, मैंने तब कहा था कि फोर्स को यहाँ पे टू टाइप्स में बताया गया, बैलेंस फोर्स, और दूसरा है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स को दो बार बताया गया, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। इसके पहले आपने क्लास 8 में, क्लास 7 में कई तरह के फोर्स पढ़े होंगे, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई स्टैटिक फोर्स और जो भी हो। तो यहाँ बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में जानना है, क्योंकि हम डायनामिक पोर्शन पढ़ना है फिजिक्स का, जिसमें हम लोग मोशन से संबंधित स्टडीज करते हैं। तो इसलिए यहाँ फोर्स में बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की बात की जाती है। अब आते हैं थोड़ा सा इसको समझते हैं कि बैलेंस फोर्स क्या है और अनबैलेंस फोर्स क्या है। इसके लिए एक एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिया गया है, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। सपोज कीजिए किसी टेबल पे एक बॉक्स या आपकी एक बुक रखी गई है। अब आप इस बुक को ये डायरेक्शन ए समझिए और ये डायरेक्शन बी समझिए, दिस इज ए एंड दिस इज बी। इस बुक को एक तरफ से आप और दूसरी तरफ से आपके छोटे भाई, ये दोनों मिलकर इसको अपनी ओर खींच रहे हैं और संयोग से आप दोनों का जो फोर्स है वो इक्वल है। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि बुक ए की ओर यानी आपकी ओर आ जाए और आपका भाई बी चाह रहा है कि बुक उसकी ओर बी की ओर चला जाए, लेकिन दोनों लोग इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मतलब अगर ये यहाँ 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है तो यहाँ ए भी 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ऐसी स्टेट में, ऐसी स्थिति में, ऐसे पोजीशन में, ऐसे सिचुएशन में ये ए और बी दोनों की फोर्सेस बराबर हैं और दोनों की बराबर फोर्सेस इस स्टैटिक जो ऑब्जेक्ट है, जो बुक है, जो अपनी जगह पे स्थिर है, रेस्ट में है, उसको मोशन में ला पाएंगे? गुड, नहीं ला पाएंगे। क्यों नहीं ला पाएंगे? क्योंकि ये जितने जोर से इसको एक तरफ खींच रहा है वो दूसरी तरफ खींच रहा है। ठीक, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बुक फट जाएगी तो बुक फटती अगर हो जाए तब बात दूसरी है, लेकिन जब तक बुक एक साथ है ये ना ए की ओर जाएगी ना बी की ओर जाएगी। तो ऐसे फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहेंगे। ओके, अब दूसरा अनबैलेंस फोर्स देखते हैं। यही सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो रही है, यही सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो रही है। सपोज कीजिए वही टेबल है, वही बुक है, ये ए है और ये बी है। अब आप यहाँ 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे और यहाँ 2 न्यूटन का फोर्स आपके भाई साहब लगा रहे थे और ये बुक नहीं जा रही थी। सपोज कीजिए कि आपके एक छोटी बहन, आपकी सिस्टर यहाँ आई और वो भी 1 न्यूटन का फोर्स इसमें इनिशियल आपकी ओर से अप्लाई करने लगी और बुक को अपनी तरफ खींचने लगी या बॉक्स को अपनी तरफ खींचने लगी। तो उसमें क्या होगा? अब ये एडिशनल फोर्स, ये टोटल फोर्स कितना होगा? ये टोटल फोर्स होगा 3 न्यूटन का, 3 न्यूटन का फोर्स होगा। तो ये अब इधर 2 है, इधर 3 है, क्या बैलेंस बना रहा या अनबैलेंस हुआ? इस पर विचार करेंगे कि क्या बैलेंस बना रहा या अनबैलेंस हुआ। तो आप देखेंगे कि यहाँ 1 न्यूटन का फोर्स एक्सेस हो गया, अधिक हो गया, और ये 1 न्यूटन का फोर्स का जो एक्सेस है तो ये 2 न्यूटन का फोर्स इस 2 न्यूटन के फोर्स को बैलेंस करने में लग जाएगा और ये 1 न्यूटन का जो एक्स्ट्रा फोर्स होगा वो इसको मोशन में दे देगा, मोशन के स्टेट में ला देगा और आपकी बुक ए की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, अगर यही फोर्स, यही 1 न्यूटन का फोर्स आपकी छोटी बहन आपको सपोर्ट ना करके आपके भाई साहब को सपोर्ट करती तो इसकी स्थिति क्या होगी? मैं
यदि एक दूसरे के बराबर हो परिमाण में, तो मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल हो, वो बैलेंस फोर्स होते हैं। और जितना फोर्स इक्वलिटी से अधिक हो रहा हो वो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। अब इस पर थोड़ा सा और आगे विचार करें तो हम देखेंगे, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहे थे। तो हमने आपको कहा कि अगर एक टेबल पे इधर 2 न्यूटन और इधर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो तो ये बैलेंस फोर्स है। और इसमें एक एडिशनल अगर 1 न्यूटन का और फोर्स जोड़ दिया जाए तो ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए लग गया। और ये जो एडिशनल फोर्स है, यह एडिशनल 1 न्यूटन का फोर्स ही कॉज होगा इस ऑब्जेक्ट को एक ही तरफ मूव करने के लिए। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हुआ? एक एक्स्ट्रा बैलेंस फोर्स, वह फोर्स जो अपोजिट फोर्स के बैलेंसिंग के बाद का बचा हुआ हो। ठीक है, पीडीएफ की डिफिनेशन जो होगी वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, आप यहाँ लेक्चर समझें। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट क्या तब तक मूव की जब तक कि ये बैलेंस हो रही थी, इधर से नहीं मूव की। तो जब एक्स्ट्रा फोर्स आया तब ये मूव की। इससे एक चीज जो क्लियर होती है वो ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में होने पर उसके मोशन करने के लिए हमें कैसे फोर्स की आवश्यकता होगी? अनबैलेंस्ड फोर्स की आवश्यकता होगी। अनबैलेंस्ड फोर्स की आवश्यकता होगी। अनबैलेंस्ड फोर्स नेसेसरी होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसको मोशन में लाना है तो हमको क्या चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। अब हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन की सिचुएशन में है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन में बिना एक्सीलरेट किए अगर हम मूव कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? उस पर अगर हम बात करें तो हम देखेंगे सपोज कीजिए कि एक साइकिल है जो मोशन कर रही है, एक मोशन कर रही साइकिल है, इसके पहिए घूम रहे हैं और साइकिल मूव कर रही है। ठीक, अब आप कहेंगे कि ये एक निश्चित वेग से, निश्चित स्पीड से, निश्चित वेलोसिटी से किसी एक डायरेक्शन में मोशन में है, पहिए इसके घूम रहे हैं और आप पैडल चला रहे हैं, तो आप पैडल क्यों चला रहे होते हैं? मैंने इसके पहले आपको जब फोर्स की डिफिनेशन बताई थी उसी समय आपको मैंने आपसे यह डिस्कस कर दिया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए फोर्स उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्योंकि हम इसके पहले क्या अवधारणा थी, जब तक हम लोग फोर्स के बारे में या अन्य चीजों के बारे में नहीं जानते थे तब तक हम लोग यह मान रहे थे कि द नेचुरल स्टेट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो रेस्ट है। लेकिन जब फोर्स आया और भी चीजें आई, आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ फोर्स, मोशंस आए, तो हमको पता चला कि नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्थिति उसका रेस्ट पोजीशन नहीं होता। कोई भी स्थिति नेचुरल स्थिति हो सकती है, ये आगे की बात है। तो ये कुछ देर आगे चलने के बाद रुक जाता है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हाँ सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। तो आप अगर पैडल चला रहे हैं तो आप बैलेंस करेंगे, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ ये नीचे सड़क है, ये आपकी साइकिल है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स उस फोर्स को कहते हैं तो जो दो ऑब्जेक्ट्स के जो टचिंग सरफेस होता है, जो एक दूसरे को टच कर रहा है, उनके बीच में लगता है और मोशन को अपोज करता है, वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जो अर्थ की ग्रेविटेशन है, आगे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए अगला चैप्टर है हमारा, उसमें हम लोग कंप्लीट ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। यहाँ आप केवल इतना समझिए कि अर्थ का जो अपनी तरफ खींचने की, गुरुत्वाकर्षण की जो क्षमता होती है, खींचने की क्षमता होती है अर्थ की, अपने तरफ अपने पास रोके रखने की क्षमता होती है, जिसके कारण हमारे एयर हमारे पास है, हम लोग अर्थ पे टिके हुए हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स मिलके इस ऑब्जेक्ट को, ये जो हमारे बाइसिकल है, इसको चाहते हैं कि ये आगे ना बढ़े, यानी इसके मोशन का अपोज करते हैं, इसके मोशन को अपोज करते हैं। तो उसी को बैलेंस करने के लिए सपोज कीजिए कि ये 2 न्यूटन का फोर्स आगे लगा रहे हैं और साइकिल हमारी नीचे की ओर लगा रहे हैं या पीछे की ओर लगा रहे हैं, दोनों मिला के 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और हमारी साइकिल को आगे की ओर मूव करना है।
तो साइकिल को मूव करने के लिए वो तो अपनी एक पोजीशन में वो आगे बढ़ती जा रही है। हमको केवल ये करना है कि यदि हम इसको बैलेंस करते गए, मतलब इतना ही फोर्स हम आगे की ओर लगा दिए तो ये साइकिल बैलेंस हो जाएगी और फिर इसमें किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। तो क्या होगा, इस पर ना फोर्स पीछे की ओर लगेगा ना फोर्स आगे की ओर लगेगा, दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो गए। यहाँ तक दोनों मिला के 2 न्यूटन लग रहा है और यहाँ हम आगे की ओर 2 न्यूटन लगा रहे हैं। दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो और मैंने इससे पहले आपको बताया था कि कोई एक बॉक्स है जो आगे की तरफ खींची जा रही है, यानी मैं इसको आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, या तो इसके पीछे से हम इसको खींच लें या इसको आगे से धक्का दे दें। यहाँ स्थिति में क्या हुआ, इसको जो पीछे खींच रहा था उसको हमने आज रोक दिया, आगे जो खींच रहा था वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये रुकेगा नहीं रुकेगा, ये कॉन्टिन्यूअस अपने मोशन के स्टेट को बनाए रखेगा। और यही आधार बना हमारे गैलीलियो गैलीली के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का। खैर उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ जो चीजें क्लियर हुई वो ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, किसी भी ऑब्जेक्ट को वो हुई, किसी ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट में है तो रेस्ट टू मोशन, रेस्ट में है और उसको मोशन में लाना है तो हमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत होगी। कैसा फोर्स लगेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसको कॉन्टिन्यूअस मोशन देना है, कैसा मोशन, कॉन्टिन्यूअस किस तरह का मोशन, तो कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म मोशन, मतलब उसमें एक्सीलरेशन ना होगा। अगर आपने ज्यादा फोर्स लगाया तो एक्सीलरेट करना लगेगा, तो कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन में ही रखना है, उसको यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो उसके लिए लगेगा बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन अगर वही मोशन में है और एक्सीलरेटेड मोशन देना है उसको, मोशन विथ एक्सीलरेटेड मोशन अगर देना है तो एक्सीलरेशन मोशन देने के लिए फिर से हमको अनबैलेंस फोर्स की जरूरत होगी, ये चीजें हुई। इसी के आधार पर गैलीलियो गैलीली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या था वो एक्सपेरिमेंट, देखते हैं कि कैसा एक्सपेरिमेंट किया था गैलीलियो गैलीली ने। गैलीलियो गैलीली ने जो एक साइंटिस्ट थे, आगे करके न्यूटन ने उन्हीं की थ्योरी को विस्तार दिया और लॉज ऑफ मोशन दिए। तो गैलीलियो गैलीली ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कुछ ऐसे था। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक हम कोई आप लोग समझ रहे होंगे, कंचा समझ रहे होंगे, रोलिंग ऑब्जेक्ट लेते हैं, रोलिंग ऑब्जेक्ट को किसी एक हाइट पे रखते हैं। सपोज कीजिए कि ये हाइट 10 मीटर है, 10 मीटर की हाइट पे रखते हैं और यहाँ फ्रिक्शन को अबाउट 0 करते हैं। फ्रिक्शन कंप्लीट 0 नहीं हुआ, अबाउट 0, फ्रिक्शन अप्रोक्सीमेट टू 0, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको भी कहा अबाउट टू 0। ठीक, तो क्या होगा, तो इन्होंने कहा कि यदि ऑब्जेक्ट 10 मीटर के हाइट से आएगा और इधर भी इतना ही बड़ा स्लोप मिले तो वो यहाँ भी 10 मीटर की हाइट पर जाएगा, ए पर भी वो 10 मीटर की हाइट पर जाएगा। फिर उन्होंने इस स्लोप को थोड़ा सा और तिरछा कर दिया, नीचे की ओर कर दिया और फिर देखा कि फिर भी ये थोड़ा सा 10 मीटर पर ही जा रहा है, 10 मीटर पर ही जा रहा है। फिर थोड़ा सा और तिरछा किया और देखा कि ये फिर से 10 मीटर पर ही जा रहा है। फिर आगे और तिरछा किया, देखा कि थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस तय कर रहा है और फिर भी जा रहा है 10 मीटर पर। मतलब इसकी अगर ये हाइट जितनी होगी, सामने वाले इस प्लेन से उतरेगा और सामने वाले प्लेन पर उसी हाइट को
उसी हाइट तक जाएगा, उसी हाइट तक जाएगा जिस हाइट से यहाँ से उतरा है। और इसी को आधार बना के उन्होंने एक थियरी दी, और थियरी में गैलीलियो गैलीली ने बताया कि यदि ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स अबाउट टू जीरो कर दिए जाए तो जिस हाइट से ये उतर रहा है उस हाइट को जाने के लिए ये थोड़ी सी अधिक डिस्टेंस भी अगर इसको कवर करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा अधिक डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन जा वो उसी हाइट तक रहा है। और इस पर इन्होंने जो ये निष्कर्ष पर पहुंचे, जो रिजल्ट पर पहुंचे, वो इन्होंने कहा कि यदि उसको अर्थ के सरफेस पर उतार दिया जाए, मतलब प्लेन पर उतार दिया जाए, एक हाइट से उतरा और प्लेन पर उतरा, तो इन्होंने कहा कि ये 10 मीटर की ऊंचाई तक जा रहा है, अधिक दूरी तय करके 10 मीटर की ऊंचाई तक जा रहा है। जब नीचे उतरेगा तो इसको ना 10 मीटर की ऊंचाई मिलेगी और ना ये रुकेगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस ये चलता रहेगा बिना ऊंचाई मिले। तो ऐसे उन्होंने कहा कि ना वो रुकेगा, ना उसको ना उसको वो हाइट मिलेगी, ना ये ऑब्जेक्ट कहीं रुकेगा, यानी चलता रहेगा। कब? जब फ्रिक्शन और ग्रेविटेशन जीरो। इसी को आधार बनाया था, ये गैलीलियो गैलीली का एक्सपेरिमेंट था। ठीक, इन्होंने इसके जो इंक्लाइन प्लेन था उसकी इंक्लाइन थोड़ी घटाते चले गए और देखा कि ये 10 मीटर से उतर के 10 मीटर भी जा रहा है, थोड़ा सा दूर चलना पड़ रहा है तो क्या है, लेकिन क्या 10 मीटर भी जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर प्लेन कर देते हैं ना वो 10 मीटर होगा और ना वहां तक ये जाएगा। इसी को आधार बनाकर तो इससे एक चीज स्पष्ट हुई। वो चीज क्या थी, वो क्या बातें थी जो स्पष्ट हुई कि किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट उसका रेस्ट नहीं है। वो रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो वो मोशन में ही रहेगा। जब तक रेस्ट में था तब तक रेस्ट में ही था। वो कोई ऑब्जेक्ट जो चल रहा है यानी मोशन में है वो रेस्ट में क्यों आ जाता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स उसको विवश करते हैं, उसको खींचते हैं अपनी ओर, उसके मोशन का अपोज करते हैं, इसलिए वो रुक जाता है, लेकिन वो उसकी नेचुरल स्टेट नहीं है। ठीक है, इसी को आधार बनाकर न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इजहार किया था, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देते हुए न्यूटन ने क्या कहा, देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक और नाम दिया जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, आगे चर्चा होगी। पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये कहा गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज करने का अपोज करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अपने स्टेट को चेंज होने का अपोज करता है। एनी ऑब्जेक्ट अपोजेस चेंज ऑफ स्टेट, अर्थात मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो वो अपने रेस्ट के पोजीशन के अपने चेंज का अपोज करेगा। मतलब अगर रेस्ट में है तो चाहेगा कि मैं रेस्ट में रहूं, और अगर मोशन में है तो वो चाहेगा कि मैं मोशन में ही रहूं, मैं रुकूंगा। मतलब अगर आदमी स्थिर है तो चाहेगा कि मैं स्थिर रहूं, और चल रहा है तो चाहेगा कि वो चलता रहे, कॉन्टिन्यूअस, रुके ना। और इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, और इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। इसीलिए इस लॉ को भी लॉ ऑफ इनर्शिया कहा गया है। ये नेचुरल प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट था कि यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, वो फिर रेस्ट में जाना नहीं चाहेगा। और इसका आधार बना था गैलीलियो का वो एक्सपेरिमेंट जो अभी हम लोगों ने इसके पहले देखा था। अब आइए, इनर्शिया का मास से भी कुछ रिलेशन है, तो उसके लिए मास के इनर्शिया से रिलेशन के लिए कहा गया कि मास जितना अधिक होगा इनर्शिया उतना ही अधिक होगा। मास बढ़ने के साथ साथ इनर्शिया भी बढ़ता रहता है। ये कैसे होगा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि मास और इनर्शिया का रिलेशन क्या है, मास के बढ़ने के साथ इनर्शिया कैसे बढ़ता है, और आगे की जो है बाकी के 2 लॉज हैं, 3 लॉज मोशन में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। आगे के 2 लॉज भी हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।